मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार देवी अहिल्याबाई की महान नीतियों, न्यायप्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर राज्य में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। इंदौर के होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर बीजेपी एक समर्पित अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें बीजेपी देवी अहिल्याबाई की विरासत और समावेशी सुशासन का प्रचार करेगी। अभियान 21 मई से लेकर 31 मई तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन और उनके योगदान को समाज के सामने लाना है। बीजेपी उनके सुशासन की विरासत, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए कामों का प्रचार करेगी। बीजेपी इस अभियान में मुख्य रूप से अहिल्याबाई के दूरदर्शी शासन और समावेशी सिद्धांतों के साथ साथ समाज के हर वर्ग तक महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार और विकास की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों को प्रचारित करते हुए ये भी बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बीजेपी देवी अहिल्याबाई के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सामाजिक सुधार, समावेशी विकास और विकास भी और विरासत भी के संकल्प को भी जनता तक पहुंचाएगी। देवी अहिल्याबाई की जयंती पर बीजेपी का अभियान, संस्कृति और समावेशी सुशासन का प्रचार करेगी भाजपा। 21 से 31 मई के बीच चलाया जाएगा अभियान। 14 मई को भोपाल में बीजेपी कार्यालय में होगी कार्यशाला। वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। 16 से 18 मई तक होंगी प्लानिंग से जुड़ी बैठकें। अभियान के क्रियान्वयन के लिए बनेगी समितियां। महिला नेतृत्व में होंगे वॉकेथॉन और विशेष दौड़ के आयोजन। धूमधाम से मनाई जाएगी 300वीं जयंती। विकास भी और विरासत भी संकल्प को समर्पित अभियान। ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार हमने इंदौर में मां साहब के 300 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट करने का निर्णय लिया है। देवी अहिल्या माता ने उस समय रोजगार की चिंता की थी। उस समय महेश्वर की साड़ी बुनकर, हस्तकरघा, इसको प्रमोशन किया था। माता अहिल्या देवी के पूरे जीवन पर सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक जो योगदान है उनका, तो एक अच्छा मां अहिल्या के प्रति ट्रिब्यूट है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को महापुरुषों की स्मृति और उनके मार्गदर्शन पर चलने के साथ साथ नारी सम्मान का माध्यम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस अभियान को महज उत्सव करार देकर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी महापुरुषों को सिर्फ याद करती है, लेकिन उनके स्थापित किए गए मानक और आचरण का पालन नहीं करती। मां अहिल्याबाई होलकर ने भी न्यायप्रियता और प्रशासन के एक उच्च मापदंड उस दौर में स्थापित किए हैं जिस दौर में उनका शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उनके विचार को लेकर समाज में जाने का काम कर रही है। देवी अहिल्याबाई जो है भारत की एक अच्छी राज प्रमुख थी। उनके काम करने के तरीके को लोग याद करते हैं। सरकार जो है उनके आचरण का अगर पालन करने लगे, अगर मध्य प्रदेश की सरकार उन मानकों पे चलने लगे तो सोने में सुहागा है। केवल उत्सव मना के और शाम को 6 बजे बैठ जाने में क्या फायदा है। देवी अहिल्याबाई की परंपरा सिर्फ अतीत का गौरव नहीं, बल्कि वर्तमान राजनीति के लिए एक दिशा सूचक यंत्र भी बन सकती है। डॉक्टर मोहन सरकार का अहिल्याबाई की विरासत को सुशासन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना राजनीति, संस्कृति और प्रशासन का एक त्रिकोणीय समागम है। लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सांस्कृतिक पैकेज वास्तव में जनता को प्रभावित करने में सफल होगा या फिर प्रतीकात्मक राजनीति की एक कड़ी बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे विरासत से विकास। दरअसल मुद्दा देवी अहिल्याबाई से शुरू हुआ है, जिन्हें लोग लोक माता भी कहते हैं। मामला सिर्फ होलकर, रियासत और इंदौर का नहीं है, बल्कि मालवा से शुरू हुई उस देवी का है जिसने देश के हर तीर्थ स्थल में अपना योगदान दिया और होलकर स्टेट को वहाँ स्थापित किया। चाहे मामला सोमनाथ का हो या किसी भी तीर्थ स्थल का, वहाँ देवी अहिल्या की
मौजूदगी और उनके निर्माण कार्यों ने एक तरह से सनातन को भी मजबूत किया और हिंदू धर्म को भी मजबूत किया, और ये काम उन्होंने बखूबी किया। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा के पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। कितना प्रभावशाली होगा बीजेपी का विरासत अभियान? क्या भाजपा को और मजबूती देगा ये अभियान? महिला सशक्तिकरण में कितना मददगार होगा ये अभियान? कांग्रेस को क्यों उत्सव लग रहा है बीजेपी का अभियान? तो अभियान तो अपनी जगह है, और इसमें सबसे खास बात यह निकल कर आती है कि देवी अहिल्या ने अपने राजकाज में जिस ढंग से अनुशासन का समावेश किया था और गुड गवर्नेंस का समावेश किया था, वो अगर कोई भी पार्टी उसको हासिल करे तो सबका कल्याण है। एक चर्चा की शुरुआत में सिर्फ एक उनका किस्सा जो जनमानस में बहुत चर्चित है, वो ये कि उन्होंने अपने के पुत्र के लिए भी एक अपराध के मामले में मृत्यु दंड दिया था, और उस दंड की उन्होंने तैयारी कर ली थी, लेकिन जनता के कहने पर उसे संभवतः रोका गया। लेकिन ऐसा आज के नेताओं में किसका इतना बड़ा दिल है कि जो अपने पुत्र या पुत्री के खिलाफ इतना कठोर फैसला करे जो मृत्यु दंड तक जाए? अभी तो आलपिन भी अगर चुपती है तो हर पार्टी का नेता अपने पुत्रों के बचाव में और पुत्रियों के बचाव में आता है। तो इसी पर करेंगे कि माता अहिल्या की विरासत अगर हमने स्वीकार की तो सबका कल्याण है। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री पौराणिक जी, संदीप पौराणिक जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं पंकज चतुर्वेदी, भाजपा के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपके साथ कर लेते हैं, फिर थर्ड एम्पायर में तो संदीप जी रहेंगे कि कौन आउट है और कौन नॉट आउट है। कि मामला माता लोक माता का है और बीजेपी उससे कितना मानती है। हम इंदौर से शुरुआत कर ले इसकी। इंदौर एक ऐसा शहर है जिसके अलग संस्कार है, जिसकी अलग संस्कृति है, जहाँ कहते हैं कि पग पग रोटी और डग डग नीर। वहाँ अपराध का जो ग्राफ है वो इतना ऊपर जा रहा है कि पूरा देश चिंतित है। नरशंसता बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है और अपराध आला दर्जे तक चला गया। ये मामला है देवी अहिल्या की नगरी का। मालवा की स्थिति सब कोई जानते हैं कि नशे का कारोबार में, आतंकवाद के मामले में पूरा मालवा एक तरह से गिरफ्त में है। अगर इंदौर से शुरुआत हो जाए देवी अहिल्या के सिद्धांतों की तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम होगा। खाली कैबिनेट अगर होती है तो ये भी उपलब्धि है, लेकिन इसके बाद जो काम होंगे वो वाकई ऐसे हो कि हर आदमी उसकी तारीफ करे। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो हमको माता अहिल्या का स्मरण करना चाहिए कि आज से 300 वर्ष पूर्व इस भारत की भूमि पर एक स्त्री माता अहिल्या के रूप में शासक थी। और शासक ऐसी वैसी शासक नहीं, ऐसी शासक के जिन्होंने न्यायप्रियता की, राजकाज की, सामाजिक विरासत की, संस्कृति की, संस्कार की, शिक्षा की, रोजगार की, विकास की, सबकी ऐसी एक अद्भुत कल्पना करी, उस कल्पना को यथार्थ रूप दिया, वो अद्भुत है। और इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि यत् पूजन्तु नार्यस्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और उस बात को माता अहिल्या ने चरितार्थ किया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश का गौरव है कि इस धरा पर एक ऐसी महान विभूति ने जन्म लिया, हुतात्मा ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व जन कल्याण के लिए, जबकि राजा थी और उसके बाद लोक माता कहलाती थी। राजमाता का दर्जा नहीं था उनका, लोक माता का दर्जा था, और वो लोक माता अहिल्याबाई कहलाती हैं। और इसीलिए जैसा आपने भी उल्लेखित किया कि संस्कृति का संरक्षण हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, उज्जैन का महाकाल हो, देश में संभवतः राघवेंद्र जी कोई हिंदू तीर्थ ऐसा नहीं मिलेगा जहां अहिल्या माता होलकर का योगदान, संरक्षण और अंशदान ना हो। चाहे वो मंदिर पुनर्निर्माण की बात हो, जीर्णोद्वार की बात हो, पुजारी और पूजन पाठ की व्यवस्था हो, धर्मशाला की व्यवस्था हो, और वही रोजगार की स्थिति और बहन बेटियों की शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसी एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक विरासत यदि है, इसीलिए भाजपा संगठन ने तय किया है कि समावेशी सुशासन, जैसा समावेशी सुशासन माता अहिल्या होलकर का था, वैसा समावेशी सुशासन
उस कल्पना के आधार पर कैबिनेट है, अगली कैबिनेट 20 तारीख को होगी। तो इंदौर में राजबाड़ा पर जो केंद्र था माता अहिल्याबाई का, वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। और राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश और दिल्ली दोनों सरकारें भाजपा की राजमाता के पदचिन्हों पर हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी के आश्वासन के बाद भी जो कभी नहीं कर पाए महिला आरक्षण का विषय जो लंबितता पूर्ण किया, उसके आधार पर नई जनगणना है, नया परिसीमन होगा। और हम आशा करते हैं कि नई जो हमारी विधानसभाओं के और संसद के चुनाव जब भी होंगे तो हम देश में लोकसभा में और विधानसभा में हमारी माताओं बहनों का 33% प्रतिनिधित्व देखेंगे, जो बहन बहनों की एक बड़ी मांग थी। जहां तक सुशासन का विषय है तो हम सब जानते हैं कि इसी मध्य प्रदेश में तमाम सारे ऐसे बहन बेटियों ने अपने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज इस देश में एक महिला राष्ट्रपति है, वो भी आदिवासी वर्ग से, जिनका अपमान कभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा था सब जानते हैं। इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जब आदिवासी विधायकों ने राष्ट्रपति जी को आदिवासी बहन के नाते वोट दिया तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो आजकल कांग्रेस के मीडिया विभाग से जुड़े हुए, उन्होंने कहा था ये सब आस्तीन के सांप है। तो किस प्रकार का छल कपट इस पार्टी के लोगों ने किया, जो कभी टंचमाल कहते हैं बहन बेटियों को अपनी पार्टी की, कमलनाथ जी दूसरी पार्टी की दलित नेता को आइटम कहते हैं, जितेंद्र पटवारी जी जो अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है, उनको किसी दलित महिला में रस नजर नहीं आता। और सरला मिश्रा जी का प्रकरण तो अभी दोबारा हुआ, 20-22 साल पुराना हत्याकांड है, जिसमें हम सब जानते हैं कि बड़े राजा छोटे राजा के नाम है, दोबारा कोर्ट के निर्देश पर जांच हो रही है। तो ये कांग्रेस का व्यक्तिगत चरित्र है, बहन बेटियों के प्रति उनकी सोच विचार आचार, और वो भी तब राघवेंद्र जी जिसमें सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी जैसी गांधी परिवार की, भाई नेता तो है भले एक ही परिवार से हों पर है तो स्त्रियां, हम तो उनका भी आदर करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद मुझे लगता है कि ना तो माता अहिल्या के संस्कारों से कोई सरोकार रखती है, ना समावेशी सुशासन के साथ। चलिए पंकज जी, आपने बहुत अच्छे से चीज़ को रखा, प्रस्तावना बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा दूसरे दौर की बातचीत में। आपको 8:24 पर यहाँ से विदा भी लेना है, लेकिन उसके पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसका उत्तर दें कि जो उनका सुशासन था अपने बेटे तक के मामले में वो इतनी कठोर थी, वो अगर देखने को मिल जाए तो फिर ये मान लें कि सब कुछ ठीक है। हम महान नेताओं की, महान व्यक्तित्व की को तो मानते हैं मगर उनकी बातें नहीं मानते। सवाल इसी का है, ये सवाल हमेशा रहेगा जब तक इस पर अमल नहीं होगा। प्रैक्टिकली हम बात करें ग्राउंड जीरो पर। हिमानी जी, पंकज जी ने बहुत अच्छे से बड़ी सुंदरता के साथ सारी बातें रखी और कांग्रेस पर भी तीखे प्रहार लेकिन बहुत ही प्रेम से उन्होंने किए हैं। आपकी राय? माता अहिल्या जो है वो लोक माता थी, अहिल्या देवी के बारे में सब कुछ सब मालूम ही है और पंकज जी ने तो उसको और विस्तार से बताया। हमारा कहना है कि राजनीति में दल कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, अगर अहिल्या देवी की जो बात है अगर उसको वो अपने अपने दल में शामिल कर लें, अपने मन में उतार लें, तो ना तो महिलाओं का अपमान हो, ना लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो, ना विकास के मामले में, ना धर्म के मामले में कहीं कोई परेशानी हो। लेकिन बस बात वही है कि नेताओं को तो मानते हैं मगर महान लोगों की बातों को नहीं मानते। आपकी राय कैसे देखती है? सब बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, इसके लिए आप सोचेंगे कि वो विपक्ष के प्रवक्ता हैं इसलिए नहीं, मैं आपको अपना पॉइंट देती हूँ कि जब हम बात कर रहे हों प्रातः स्मरणीय माँ अहिल्या की और उसके बाद पंकज जी हर एक महिला जिसके बारे में बात कर रहे थे उसके लिए उसके विशेषण के तौर पर उसकी जाति बताते जा रहे हों, तो ये बिल्कुल उनके माँ अहिल्या के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात नहीं रखी। जब तक किसी भी महिला को उसका विशेषण उसके जाति से देना पड़ जाए तब तक कैसे आप ये कह सकते हैं कि हम माँ अहिल्या के चरण कर्मों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो माँ अहिल्या के नाम पर राजनीति करने की शुरुआत कर रही है, जैसा कि अभी भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा कि बिल्कुल सिर्फ एक उत्सव के रूप में देखेंगे क्योंकि इनकी विचारधारा बिल्कुल उलट है। बिल्कुल सही कहा राघवेंद्र जी आपने कि दो चीजें मैं पंकज जी से आपने जो दूसरे दौर में जवाब पूछे उसमें मैं भी एक मेरे दो सवाल जोड़ लीजिए कि आपकी विचारधारा बिल्कुल उल्टी है। बहुत याददाश्त आपकी टाइम मशीन से बहुत पीछे जा चुकी है। आपको आज की बात याद नहीं है कि जो आपके मंत्री विजय शाह ने जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जिसके बारे में कहा कि वो आतंकवादियों की बहनों से उसको सबक सिखाने का काम किया, उसकी ऐसी तैसी कार्रवाई,
क्या राघवेंद्र जी, कर्नल सोफिया कुरैशी आपकी और हमारी बहन नहीं है? क्या वो पूरे भारतवर्ष की बहन नहीं है? कैसे उस बहन को उन्होंने आतंकवादियों की बहन कहकर इतने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया? और पंकज जी टाइम मशीन से बहुत पीछे तक पहुंच गए, लेकिन आज की बात उन्हें याद नहीं रह पाई। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप ये देखिए, लाडली बहनों के मां अहिल्या की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है प्री वाइज स्कीम। उन्होंने उस समय पर आज के समय से भी आगे चलकर उन्नत ऐसा कार्यक्रम अपने वो दिए थे कि आप ये मानिए कि उन्होंने रोजगार देने की व्यवस्था की थी। एक लाडली बहना के नाम से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सत्ता में आई थी, जिसमें से ये लगातार बहनों को कम किए जा रहे हैं। जिन बहनों को ये उनके जाति के विशेषण के नाम से बुला रहे हैं, उसमें से भी कटौती करते जा रहे हैं। 20 साल में उन महिलाओं को इतना, आज आपने 10th और 12th का रिजल्ट देखा कि बेटियां जो हैं हर बार की तरह इस बार भी बेटों से बाजी मार गई, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि उनको लाडली बहना के 1250 रुपए की जरूरत पड़ती है। तो सरकार कहीं ना कहीं कितनी पिछड़ी हुई है कि जो बेटियां हर बार परचम लहराती हैं वो आपके 1250 रुपए पर आश्रित हैं। आप उन्हें ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना उन्हें आत्मनिर्भरता से जीने का हक दे पा रहे हैं, ना उनके लिए ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। दूसरे, महिला अपराधों के मामले में टॉप 2 में आता है मध्य प्रदेश, और आप मां अहिल्या के चरण कदमों पर चलने की बात कर रहे हैं। और रही बात बेटों का पक्ष लेने की, तो बेटों का पक्ष लेने की कवायद अगर आप इंदौर से करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय को, और जो अभी केस हुआ था जिसमें आपने देखा था देवास टेकरी पर बेटे का पक्ष लेने के चक्कर में शासन प्रशासन तक को हिलवा दिया गया था। जो अपने आप को सनातनी विधायक कहा करते हैं, स्वघोषित, उन गोलू शुक्ला को पूरे इंदौर की और मध्य प्रदेश की जनता से उनके सर मां अहिल्या के चरणों पर सर रखकर माफी मांगनी होगी कि आगे से हम ऐसा कोई दुष्कृत्य करने का काम नहीं करेंगे कि अपने बेटों के गलत अपराधों को छुपाने के लिए अधिकारियों को दबाएं और प्रशासन का दुरुपयोग करें। तो और ये तो मध्य प्रदेश की परंपरा है। आपने अभी, हम क्योंकि इंदौर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बात की कि ये कार्यक्रम जो है वो इंदौर से प्रारंभ किया जाने वाला है, इसलिए मैंने इंदौर के 2 नेताओं के नाम बताए, वरना लिस्ट इतनी लंबी है कि ये डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा पंकज जी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी भी आगे जो भी आप वो अपना जो विचार रखें, तो महिलाओं को उनके जाति के सूचक शब्दों से प्रयोग करना बंद कर दीजिए। ठीक जी हिमानी जी, आपने भी मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी से बात रखी है, और मैं कहूँगा कि संदीप जी ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज की डिबेट में आ गए हैं। कॉलेज में कई बार वो तात्कालिक प्रतियोगिता होती है, एक व्यक्ति पक्ष में बोलेगा, दूसरा खिलाफ बोलेगा। तो मुझे तो लगा कि जैसे मैं आज से 20-25 साल पीछे अपने कॉलेज के टाइम में चला गया, और हिमानी जी के वक्तव्य से मुझे ऐसा लगा। लेकिन मुझे दूसरी अच्छी बात ये लगी कि पंकज जी ने उनको बीच में इंटरव्यू नहीं किया, और उनके पास ज़रूर हिमानी जी के सवालों का उत्तर होगा। जिस ढंग से हिमानी जी ने कहा कि चाहे मामला इंदौर का हो, देवास का हो, लोग जिस ढंग से बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, उनकी जाति को लेकर, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो पूरा उत्तर आएगा। लेकिन अभी पहले दौर की बातचीत में संदीप जी, आपने जो दोनों साथियों को सुना, हिमानी जी और पंकज जी को, क्या लगा कि देवी अहिल्या के बारे में अगर कोई सरकार कुछ करने जा रही है तो वो कितना कर पाएगी, इसका अनुमान, और कितना बेहतर हो सकता है इसकी संभावना, दोनों पर आपकी बातचीत? देखिए राघवेंद्र जी, लोकमाता अहिल्या एक आदर्श हैं किसी भी शासन के लिए, चाहे रोजगार का मसला हो, महिला सशक्तिकरण का हो, सनातन की बात हो, वो एक आधार लोगों के लिए है या एक पहचान है, उनको आदर्श के तौर पर आप ले सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि संगठन ने, बीजेपी सरकार ने ये कहा है कि वो एक अभियान चलाने जा रहे हैं, हमें उस पर थोड़ा सा राजनीति ना करके भरोसा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ता में, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस या बीजेपी की बात, वो बेहतर करने की कोशिश करती है। आपकी अगर मंशा है कि महिला सशक्तिकरण हो, अपराधों पर नियंत्रण लगे, सुशासन हो, तो मुझे लगता है कि ये पहल तो अच्छी है। लेकिन ये बात भी सही है कि चुनौती बहुत बड़ी है राघवेंद्र जी। जो वर्तमान हालात की आपने बात की कि अपराध बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें लोक माता की जो कार्यशैली रही है, सरकार उसको कितना अपना पाएगी जी। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, आसान काम नहीं है। सिर्फ एक अभियान से, 10 दिन के, 15 दिन के, 1 माह के अभियान से क्या ये नजर हमें आएगा? इसे आपको स्थायी तौर पर, मेरा ये मानना है कि अभियान कुछ दिन का ना होके, ये अगर स्थायी तौर पर अभियान चले इस तरह के, तो समाज को और प्रदेश को, दोनों को लाभ होगा। ठीक। दूसरी खास बात संदीप जी ये भी कि महिलाओं के, बेटियों के प्रति हमारी सद्भावना और उनके प्रति बहुत विनम्रता का भाव है। लेकिन आजकल जिस ढंग से अपराध के मामले में भी बढ़ चढ़कर उनके किस्से आ रहे हैं, वो डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। पतियों की साजिश के तहत हत्या कराई जा रही है। पहले तो ये अपराध, ये दुष्कर्म या जो
पुरुष कर या बेटे करते थे, अब इस मामले में भी बेटियां टक्कर दे रही हैं। ये खतरनाक बात है। हम ये नहीं कहते कि पुरुषों को नियंत्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटियां जिस ढंग से ये अपराध कर रही हैं वो भी चौंकाने वाला है। खासतौर से अब हम इसकी बात करें कि जिस ढंग से बेटियां खुलकर बातचीत करती, खुलकर काम कर रही है, बहुत सी चीज़ें शुरू हो गई है। इस पर मुझे लगता है कि समय कम पड़ेगा। पंकज जी, आपको जाना भी, पहले आपकी बातचीत हो जाए, फिर मैं हिमानंद जी के पास आता हूँ। देखिए राघवेंद्र जी, मेरे दो आग्रह हैं। जैसा संदीप जी ने कहा कि कोई भी सरकार हो, उनके लिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, देश के संदर्भ में लोकमाता अहिल्या देवी होलकर आदर्श शासक है। और एक महिला शासक के रूप में जिन स्थिति परिस्थितियों में उन्होंने जन सेवा करी, सबके सामने है। परिवार की स्थिति, परिवार के बाद संघर्ष की स्थिति, उस समय की आक्रांताओं की स्थिति, सनातन परंपरा वाकरण सब उनके सामने है। जी। मैंने सीधे सवाल खड़े किए कि कभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने माता का इस प्रकार स्मरण किया हो, कभी सुशासन पर्व की बात करी हो? उसका मूल विषय यह है राघवेंद्र जी की कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो तुष्टिकरण के आधार पर है। तो वो संतुष्टिकरण की बात कभी नहीं करते। वो लोगों को तुष्ट करके संतुष्ट करने के लिए, असंतुष्ट करने के लिए तैयार है। एक बड़े वर्ग को तुष्टिकरण को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने सीधे पूछा कि 33% आरक्षण बहन बेटियों को, माताओं को देना था, किसने रोका था 65 साल की सरकार को? उस उत्तर पे बातचीत नहीं करेंगी। जहां तक मध्य प्रदेश का संदर्भ है राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने बहन बेटियों के प्रति किसी भी अपराध को लेकर समय समय पर कड़े कानून बनाए, चाहे दुष्कर्म के विषय में फांसी की सजा का प्रावधान हो। 38 लोगों को मध्य प्रदेश में फांसी की सजा सुनाई गई है और उसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट तक, फिर बाद में राष्ट्रपति जी तक विषय जाता है। तो उनका जो एग्जीक्यूशन है, मतलब आदेश का पालन नहीं है। वो कुछ सुप्रीम कोर्ट, कुछ राष्ट्रपति के स्तर पर याचिकाएं लंबित हैं, जिन 38 मामले में दुष्कर्म के विषय में फांसी सुनाई है। मध्य प्रदेश में स्पीडी कोर्ट है। हर जिले में गौरवी और सखी जैसी महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था मौजूद है। हर जिले में महिला पुलिस थाना मौजूद है। कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि समय कम पड़ेगा बीच में। आप हिमानंद जी के जो आरोप थे उन पर अगर सीधे उत्तर देते तो मेरे ख्याल से वो भी इस मामले में थोड़ी सी जी उत्तर दे रहा हूँ सर कि हर जिले में हर थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी सुनिश्चित है। हर बहन बेटियों के विषय में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जो उनकी बातचीत करते। और हम तो बुलडोजर से बातचीत करते थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की निर्देश आ गए तो मजबूरी है। और अपराध के विषय में जिस प्रकार की सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता, उस पर भी सरकार काम कर रही है, क्योंकि अपराध का जो मूल है वो समाज की, और राघवेंद्र जी बहुत सारी विसंगतियां थी, पर वो भी सरकार के संज्ञान में, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो मेरा इतना सा आग्रह ये है कि कब कांग्रेस ने देवी अहिल्या माता का स्मरण किया, कब कांग्रेस ने 33% आरक्षण की बात करी, और मैंने तो और टाइमलाइन के थोड़ा और पीछे सरला मिश्रा जी तक ले गया था, उसका जवाब नहीं आया कि छोटे राजा बड़े राजा कौन है जिनके नाम सरला मिश्रा जी के मामले में इतने साल बाद कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हो रही है। अरे उस एक बहन को तो न्याय दिलवा दो, बाकी बहनों के न्याय कल्याण की बातचीत कर रही हो तो सरला मिश्रा जी को न्याय दिलवा दो कम से कम। कि जिस प्रकार का पैशाचिक अपराध उनके साथ किया गया, जिंदा जलाकर मार दिया गया, आरोप किसके ऊपर है सब जानते हैं, कौन छोटे राजा कौन बड़े राजा, लेकिन मामला न्याय की परिधि में है, सामने आ जान दीजिए। तो ये क्या होता है राघवेंद्र जी, जब आप सच सामने रखते ना तो कड़वा होता है, और इसके लिए दुनिया भर की बातचीत, पर इसका उत्तर नहीं कि क्यों 33% आरक्षण बहन बेटे को नहीं दिया, क्यों जो उनका एक सवाल था कि जातिगत उल्लेख करके जो बहनों का आप जिक्र करते हैं वो भी ठीक नहीं है। बहनें तो बहनें हैं, वो जातियों थोड़ी अपन बांट सकते हैं। राघवन जी क्यों ठीक नहीं है? उनके आधार पर ठीक नहीं है तो फिर क्यों आपने जब के.आर. नारायण जी को राष्ट्रपति बनाया था तो आपने कांग्रेस ने जाति बताई थी, कांग्रेस ने बताई थी ना जाति, वो ठीक था तब राघवेंद्र जी के कांग्रेस बताए। और जब द्रौपदी मुर्मू जी को संकोच नहीं है कि वो आदिवासी वर्ग से आती हैं, जब इमरती जी को संकोच नहीं कि वो दलित वर्ग से आती हैं, तो कांग्रेस कौन होती है? उनके पैरोकार बने। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, समय कम खड़ा किया जी, जल्दी से पूछता हूँ। आज्ञा प्रस्थान की जी, राघवेंद्र जी आज्ञा प्रस्थान की। हाँ बस हिमानंद जी की आप बात जरूर सुन लीजिए, भले ही आप स्क्रीन से हट जाए, लेकिन उनका भी बात सुनकर जाइए। स्क्रीन से हट जाए कोई दिक्कत नहीं। हिमानंद जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांप्रदायिक मुद्दा हो, आप देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा तो पंकज जी बात करें तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर भी कुछ भी नहीं बोले और अभी बोले कि बीजेपी बहुत सख्त एक्शन लेती है। तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि क्या एक्शन लेने वाले हैं आप लोग विजय शाह के ऊपर, जिसने हमारे पूरे देश का स्वाभिमान कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की। दूसरे 20 साल से आपकी सरकार है, अब आप ये आरोप प्रत्यारोप हर चीज को अपनी राजनीतिक संजीवनी के रूप में देखना बंद कर दीजिए। चाहे कोई युद्ध हो उसके बारे में तिरंगा यात्रा निकाल के उसका राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करेंगे, बिहार में उसके बाद रैली करेंगे,
मुद्दा ठीक हो, है चाहे पंकज जी, अपने आपका आर्मी समय हो से रहा है, आप जुड़े चाहें हुए तो जा लोग हो, सकते हैं। सेना से जुड़े हुए लोग हो, उनको भी अपने राजनीतिक माइलेज के लिए अपनी राजनीतिक संजीवनी के रूप में लेते हैं। बिल्कुल संदीप जी ने बिल्कुल सही बोला कि माँ अहिल्या जो है वो सभी के लिए अनुकरणीय है, सभी के लिए आदरणीय है और वो एक आदर्श शासन की वो है। तो सबसे पहले एक उत्सव के रूप में नहीं, आप 20 साल से सरकार में थे सर, संदीप जी आप कह रहे हैं मौका देना चाहिए। 20 साल से आपको ऐसा नहीं लगा कि माँ अहिल्या के प्रदेश में रहते हैं, मालवा में रहते हैं, तो आपको उनका अनुकरण बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उन माँ अहिल्या ने उस समय पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार देने की बात की, और ये कौन सी ऐसी नई बात है जिसका भी मौका दिया जाना चाहिए। समय खत्म हो रहा है हिमानी जी, मैं अंतिम टिप्पणी संदीप जी से लूं। संदीप जी, इस पर फोकस भी करने की जरूरत है कि आजकल नशे का जो कारोबार है, उस नशे के कारोबार ने बेटियों को भी जकड़ लिया है। वो शराब पीती, सिगरेट पीती, ड्रग्स देती है और फिर अपराध का भी जो एक भीभत्स स्वरूप है उस लेवल तक जाके वो कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी सबको, सभी दलों को, सरकारों के बस की बात नहीं है, सभी दलों को और समाज को गौर करने की जरूरत है। आपकी इस छोटी सी टिप्पणी। बात सही है राघवेंद्र जी, हमारे यहाँ नैतिकता का जो पतन हो रहा है बड़ा असर है। क्या हम नैतिक शिक्षा शुरू करेंगे बच्चियों को, चाहे बेटों को? अगर हम बचपन से बेहतर शिक्षा देंगे तो मुझे लगता है इन चीज़ों को रोकना बहुत आसान होगा, क्योंकि आप बच्चे के विचार बचपन से दृढ़ करते हैं और अगर आपके विचार दृढ़ नहीं है तो नुकसान स्वाभाविक है, जो हम देख रहे हैं वही नजर आएगा। जी, कह सकते हैं कि अगर हमने बेटे और बेटियों को नैतिक शिक्षा दी तो देवी अहिल्या के जो सिद्धांत है, देवी अहिल्या को भी अगर हमने पाठ्यक्रमों में विस्तार से पढ़ाना शुरू किया तो फिर बच्चों में नैतिकता भी आएगी और जिन गुणों की, जिन सद्गुणों की हम बात कर रहे हैं देवी अहिल्या की, वो हमारी बेटियों में भी आएगी और बेटे भी इसका पालन करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। सरकार ने जो अभियान शुरू किया है इस पर भी हमारी शुभकामना कि वो सफल हो और समाज में जो संकीर्णता वो खत्म हो और सामाजिकता में जो उत्कृष्टता वो आए। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका बहुत साधुवाद, हिमानी जी आपका बहुत धन्यवाद और पंकज जी का भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया। एजेंडा में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।